नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम सुर्खियों में है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई थी कि ईवीएम पर सवाल उठने बंद हो जाएंगे, कम से कम 2029 तक के लिए तो हो ही जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इन बयान को 10 दिन भी नहीं बीते थे कि एक बार फिर से ईवीएम को लेकर राजनीति गर्म है और इस राजनीति की जड़ है अमेरिकी उद्योगपति एलॉन मस्क का एक ट्वीट। मस्क ने अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की सलाह देते हुए आरोप लगाया कि ईवीएम को इंसान या एआई हैक कर सकता है। फिर क्या था, मस्क के ट्वीट के बाद सहारा लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी इस सियासी संग्राम में कूद पड़े और ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ईवीएम पर सवाल उठाने की एक और वजह है मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के नतीजे, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट के जो रविंद्र वायकर है वो सिर्फ 48 वोटों से चुनाव जीते हैं। वायकर की इस जीत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के भीतर मोबाइल लेकर वायकर के रिश्तेदार के पहुंचने पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इन्हीं बातों को आधार बनाकर राहुल गांधी ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर फिर सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद ये ईवीएम को लेकर उनकी पहली टिप्पणी है। मशीन को लेकर उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी ईवीएम जांच की जरूरत नहीं है। चुनाव प्रक्रिया पारदर्शिता को लेकर चिंताएं जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होगी तब लोकतंत्र मात्र दिखावा बन जाता है, धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है, जिस प्रकार से एलॉन मस्क ने ट्वीट किया। एलॉन मस्क ने किन आधारों पर ईवीएम हैक करने का दावा किया है, इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूं। थोड़ी ही देर में विभांशु जोशी जी हमको ज्वाइन करेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ में विलक्षण सक्सेना जी स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सर, मैं आपसे फिर यही जानना चाहूंगा क्योंकि हम लंबे समय से ईवीएम को लेकर के बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। आपने भी कई दफा इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। फिर वही सवाल कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है, जिस प्रकार से एलॉन मस्क ने दावा किया। देखिए, ये सर्टनली जो फैक्ट्स, और मैं इस फैक्ट्स को इस बात पे बेस करूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हुए हैं उसके हिसाब से पहली बात तो ईवीएम के अंदर ऐसा कोई भी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी का डिवाइस, चाहे वो बाय कॉर्ड हो चाहे वाईफाई ब्लूटूथ, ऐसा कोई डिवाइस होता नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी कि उसे फ़ोन के थ्रू मैनिपुलेट किया जाए या और किया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं। दूसरा, ईवीएम का सिर्फ एक एक्सटर्नल कनेक्शन होता है और वो होता है वीवीपैट के साथ, जो एक माइन कॉर्ड के थ्रू उसके साथ जुड़ा होता है, जिसके ऊपर कई बार इलेक्शन कमीशन ने कई दफ़ा कई एलिगेशंस के ऊपर बेस होते हुए कई बार ट्रायल्स भी किए हैं, पब्लिक डिस्प्लेज भी किए हैं। इवन पुराने टाइम में मतलब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंजेस तक दिए कि कोई हमारे सामने आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही आज तक कोई ऐसे फैक्चुअली प्रूफ कर पाया है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देखना होगा, जब हम बात करते हैं ईवीएम की और ईवीएम को बोला जाता है राहुल गांधी द्वारा ब्लैक बॉक्स, तो ये किस आधार पे उसे ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं और ये इलॉन मस्क का ये जो ट्वीट है ये किन बेसिस पे आया है, ये क्या घटनाक्रम है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलॉन मस्क के स्कैनर में आ रही है। सी, अभी रिसेंटली अमेरिका में जब चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति पद के, तो कई समय से कई ज़माने से इस बात की गुहार वहाँ पे आम जनता द्वारा लगाई जा रही है कि ईवीएम और वोटिंग से रिलेटेड जो कि वहाँ पे पोस्टर पहले बैलेट से होते थे उसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए और सबको इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अच्छा, अब जब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ईवीएम का पूरा चक्र बदला है, तो अमेरिका में उनकी ये एक स्ट्रैटेजी वहाँ पे राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा और वहाँ के जो प्रॉपर वैज्ञानिक हैं जो ईवीएम्स को डेवलप करते हैं, सर्टेन वोटिंग मशीन्स को देखते हैं, वहाँ का जो पूरा इलेक्शन का मैनेजमेंट है, उनका ये कहना है कि हम ईवीएम्स को अलग अलग मेथड्स से जोड़ेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ करेंगे, ताकि एनी पर्सन चाहे वो किस भी मीडियम या प्लेटफॉर्म पे हो, वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाए। अब ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारी ईवीएम की जो स्ट्रैटेजी और जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उससे पूर्णतः अलग हो जाती है।
दूसरा, अभी रिसेंटली पोर्टो रिको एक कंट्री है जहां पे चुनाव ईवीएम के द्वारा ही करवाए गए थे। वहां पर पाया गया कि बहुत हैवी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं और इसके तहत में पोर्टो रिको जैसी कंट्री में खूब ज्यादा विरोध हो रहा है कि एग्जैक्टली वोट्स गए कहां। लेकिन ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी से पूर्णतः अलग है, क्योंकि वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव ईवीएम के थ्रू अचीव करना ये है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस करके उसको इंटरनेट या एक मल्टी ब्रांड एसोसिएशन करके, यानी मल्टी चैनलों से अपने आप को एसोसिएट करके ईवीएम घर घर तक पहुंचाएं, ताकि व्यक्ति को पोलिंग बूथ पर भी जाना ना पड़े, वो अपने डिवाइसेस को इसको कर सके। लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है और एथिकल भी नहीं है, क्योंकि वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना होते हुए एक पॉलिटिकल, एक सिविल राइट है, और जो एक्सरसाइज उसे करना चाहता है वो उसे कर सकता है और जिसको नहीं करना चाहता वो नहीं करता है। बिल्कुल। और इसी प्रकार से जो भारत के पूर्व जो कैबिनेट मंत्री है राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि जो भारतीय ईवीएम है उसमें कस्टम डिजाइंड है, उसमें किसी भी प्रकार की जैसे कि ब्लूटूथ या डिवाइसेस या ऐसा कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है जिसके जरिए हैक हो सके, तो इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कुल मिलाकर ये कहे कि भारत की जो ईवीएम मशीन है उसमें कनेक्टिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तौर पर उन्होंने यही कहा। एग्जैक्टली उन्होंने हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन जो रहा है विपक्ष का वो ईवीएम मशीन्स के ऊपर रहा है मोस्टली। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान आकर्षण इस पे भी करना चाहेंगे कि विपक्ष के जो कुछ सर्टन नेता हैं वो अपनी सुर भी बदलते हुए दिखे चुनाव के थोड़े समय पहले भी और थोड़े बाद भी। जैसे जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में अभी कहा ही था, रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम ईवीएम पे प्रॉपरली सवाल नहीं उठाते, बट ईवीएम के मैनेजमेंट, ईवीएम को रखना, उसके रख रखाव, उनके मैनिपुलेशन, बॉक्सेस को बदलना, इलेक्शन इंजीनियरिंग, बूथ मैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना, इससे हमारी लड़ाई है। जहां तक रही बात ईवीएम से संबंधित की, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी रिसेंटली जब वीवीपैट को वेरीफाई करने की एक पिटीशन दायर करी गई थी, जिसके लिए प्रशांत भूषण भी वन ऑफ द लॉयर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर ने क्लियरली कहा था कि वीवीपैट जो एक अलग मशीन रहती है, एक अलग डिवाइस जो आपकी पोलिंग मशीन से रहता है, वो मात्र एक प्रिंटर है, ये बताने के लिए कि आपने जब एक एक बटन क्लिक किया और आपने कहा कि हमारा फलाना वोट इन पर्टिकुलर कैंडिडेट को जाएगा, उसके तहत में वेरीफाई होने के लिए एक प्रिंटिंग आपके पास रसीद निकलेगी और वो मेक श्योर करेगी कि आपका वोट सही जगह रजिस्टर हुआ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ही ईसीआई ने ये क्लियरली एस्टैब्लिश किया और अपना एक हलफनामा दावा किया है कि रैंडमली वीवीपैट्स का भी सिलेक्शन होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्टेन वीवीपैट्स को लिया जाता है जिन्हें रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और उनका पर्चियों के साथ मिलान करके देखा जाता है। टोटल, जहां तक मुझे लास्ट उस हलफनामे की पूरी डिटेल्स याद है, 5 करोड़ वोट्स की ऐसे वेरिफिकेशंस हो चुके हैं और आज तक ईसीआई को कहीं कहीं मिसमैच भी नहीं मिला। दूसरा, ईसीआई ये क्लियरली कहता है कि अगर इलेक्शन जो पोलिंग मशीन होती है उसके अलावा अगर किसी को वीवीपैट पे शक है तो वो भी ये जान ले कि वीवीपैट में कोई सॉफ्टवेयर या मैकेनिज्म नहीं होता, वो एक प्रिंटिंग डिवाइस रहती है। एग्जैक्टली, वो एक प्रिंटिंग डिवाइस दर्शाती है कि हमने जिस कैंडिडेट को, जिस उम्मीदवार को वोट किया है, हमने जिसको भी, उसकी तस्वीर है, उसका जो इलेक्शन वो है दिख जाता है लोगों हमको। एग्जैक्टली, वो एक प्रिंटिंग मशीन है और प्रिंटिंग मशीन को जो एक बेसिक हार्डवेयर डिवाइस पे काम करती है, जिसकी टेक्निकल डिटेल मेरे ख्याल से अगर हम कोई भी आज की डेट में प्रिंटर से रिलेटेड या मशीनरी से रिलेटेड किसी व्यक्ति से विचार विमर्श करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें तो डिवाइसेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विभान जोशी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हाल ही में 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि कम से कम नहीं तो विपक्ष अब 2029 तक इलेक्शन जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन है उसको नहीं कोसेगा, लेकिन अभी उनके बयान को कुछ ही दिन बीते थे कि एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में ईवीएम आ गई। अखिलेश यादव ने भी इस बार पलटवार किया, राहुल गांधी भी इस लड़ाई में कूद गए। लेकिन जिस प्रकार से एलॉन मस्क ये दावा कर रहे हैं कि ईवीएम एआई के जरिए हैक हो सकती है, क्या वाकई एआई के जरिए ईवीएम को हैक किया जा सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी के साथ बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका से, विदेश से आने वाली आवाज उनको बहुत तेजी से सुनाई देती है और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, राहुल गांधी जी को पहले अंग्रेजी उनकी अच्छी है, उनको एलन मस्क जी का बयान साफ तौर पर पढ़ना चाहिए। एलन मस्क जी का जो बयान है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एलन मस्क जी अंग्रेजी में बोलते हैं वी शुड एलिमिनेट ईवीएम। उन्होंने ये नहीं कहा वी मस्ट एलिमिनेट। शुड और मस्ट में राहुल गांधी जी को अंतर समझना चाहिए। ठीक है,
दूसरा एलन मस्क जी आगे लिखते हैं, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई। यहाँ भी एलन मस्क जी जो है स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, बीइंग हैक्ड बोल रहे हैं, और वो भी एनोनिमस बोल रहे हैं कि ह्यूमंस के द्वारा किया जा सकता है या एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला किया जा सकता है। ऐसा कहीं भी एलन मस्क ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं या मैंने करने का प्रयोग किया है या मैंने करके ये साबित किया है। कोई चीज यदि कोई साबित ही नहीं हुई। साथ में तीसरी बात एलन मस्क जी कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, वाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। खुद स्मॉल उसको बोल रहे हैं। मतलब एलन मस्क जी का जो ट्वीट है 15 जून 2024 को 19:28 तक, वो स्पष्ट ट्वीट नहीं है। एलन मस्क जी साफ तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम हैक्ड हो ही जाएगी और मैंने ईवीएम अमेरिका की हैक करके ये दिखा दिया। ऐसा हो सकती है, उन्होंने संभावना जाहिर की थी, उन्होंने हो सकती है, हाँ संभावना जाहिर की थी उन्होंने, इसलिए शुड का इस्तेमाल किया। और उन्होंने साथ में शुड एलिमिनेट कहा है। देखिए मस्ट कानून की भाषा में मस्ट और शुड में बहुत अंतर होता है, तो वो कुछ शुड बोल रहे हैं। ऐसे में बड़ा दुख तब होता है कि जब राहुल गांधी जी ऐसे ट्वीट को रिपोस्ट करते हैं और भारत की घटनाओं के साथ उसे जोड़कर रिपोस्ट कर देते हैं और उसको ब्लैक बॉक्स से तुलना कर देते हैं। हाँ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ अमेरिका के संदर्भ में कहा था, लेकिन भारत के नेताओं ने उसको भारत के संदर्भ में ले लिया। ये राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि भारत में संविधान से देश चलता है। भारत का अपना एक संविधान है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम संस्था है जो हर बातों पर विचार करती है, समीक्षा करती है, संज्ञान लेती है। भारत के संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसने संज्ञान में लिया, और जब आपत्ति की गई थी ईवीएम और वीवीपैट को लेके कि इनकी 100% क्रॉस चेकिंग हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया था। तब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाता है, तब राहुल गांधी एक अमेरिकी चुनाव को लेकर किए गए ट्वीट पर रीपोस्ट करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि भारत के स्वामित्व पर जो भारत की संप्रभुता है उसको ये चुनौती देते हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी आप एलन मस्क का सम्मान करिए, उनके ट्वीट का सम्मान करिए, लेकिन ये भी जान लीजिए कि भारत के 21 सीईओ भारतीय मूल के विदेशी कंपनियों में 21 सीईओ काम करते हैं। भारत इतना संपन्न देश है। संजय मल्होत्रा माइक्रोन में काम करते हैं, शांतनु नारायण एक एडोब में काम करते हैं, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट में है, सुंदर पिचाई गूगल में है, अरविंद कृष्णा जो है आईबीएम में है, और नील जो है मिस्टर यूट्यूब है। तो इतने सारे भारतीय जो हैं, आप एक मैं किसी विदेशी की बात को अपमानित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे भारतीय हमारे देश के हैं, वो दुनिया में काम करते हैं। आप उनकी बातों को तो सुनो, वो क्या कहते हैं। अब आप देखिए कि भारत और अमेरिका के संदर्भ में हमारे साथी ने साफ तौर अभी बताया, मैं भी उसको और स्पष्ट कर दूं। जब महाराष्ट्र वाली जिस घटना पर चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह कहा कि ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होती है, यह स्टैंड अलोन है, जो शब्द इस्तेमाल किया था चुनाव आयोग ने, यह स्टैंड अलोन है, अर्थात खुद से चलने वाला सिस्टम है। ऐसे में ईवीएम को हैक करने की कोई बात होती नहीं। उसमें जो ओटीपी की बात उसमें आ रही थी, जिस खबर को उन्होंने ट्वीट किया है राहुल गांधी जी ने, जो ओटीपी की बात आ रही है, उस ओटीपी से ईवीएम ऑपरेट ही नहीं होती है, तो वो बात अजीब सी लगती है। तो अमेरिका का जो सिस्टम चलता है वो स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर चलता है, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात पूरे वहां पर जो चुनाव हो रहा है उसमें बात आ रही है, तो वहां की संभावनाएं अलग होती हैं। देखिए जो टेक्नोलॉजी होती है, मैं देश न्यूज के सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी सिक्योरिटी सिस्टम डिफर करता है। हर देश का सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल अलग है। आप देखते हैं टेलीकॉम कंपनियों में भी आप देखेंगे कुछ टेलीकॉम कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम को कोई दुनिया का कोई सिस्टम नहीं तोड़ पाता, और जब भी उनके
अकाउंट्स को यदि चेक करना होता है तो उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करती है वहाँ की अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी। बिल्कुल। तो सिक्योरिटी सिस्टम ये अलग अलग देश का, अलग अलग वहाँ के टेक्नोलॉजी हेड्स का काम होता है कि वो उसको कैसे कितना सेफ बनाते हैं। तो भारत के टेक्नोलॉजी सिस्टम में साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो है फिक्स्ड प्रोग्राम कंट्रोलर पे काम करता है, फिक्स प्रोग्राम। लेकिन राहुल गांधी ने प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ने एक और जिक्र किया कि देखिए मुंबई उत्तर पश्चिम से जो जीते हैं शिवसेना शिंदे गुट के जो सांसद है रविंद्र वायकर, उन्होंने कहा कि वो महज 48 वोटों से जीते हैं, लेकिन उसका जब काउंटिंग हो रही थी तो उनके रिश्तेदार के फोन में ईवीएम मशीन खोलने की ट्रिक है, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। उनके जो रिश्तेदार है मंगेश पांडिलकर, उन पर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ओटीपी जनरेट किया और ईवीएम मशीन को अनलॉक करने की कोशिश की। हालांकि उनके पास फोन था, इस बात को वहां पर स्वीकार किया गया और इसी बात को आधार राहुल गांधी ने बनाया। तो क्या ऐसा हो सकता है, ओटीपी जनरेट हो सकता है? जी बोलिए, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ। देखिए, ये इस पर तो पुलिस में एफआईआर कायम हो गई कि फोन किसी दूसरे व्यक्ति के पास कैसे गया, ये पुलिस अपनी जांच में स्पष्ट करे। लेकिन चुनाव आयोग साफ तौर पर कह रहा है कि जो उस फोन पर जो ओटीपी आता है, उससे ईवीएम ऑपरेट नहीं होती उस ओटीपी से। अरे, मेरे बैंक अकाउंट का ओटीपी मेरे पास यदि आता है तो उससे क्या मैं आपके बैंक अकाउंट को खोल सकता हूँ क्या? तो जब उस ओटीपी से ईवीएम ऑपरेट ही नहीं हो सकती तो उस ओटीपी से ईवीएम हैक होने की बात बिल्कुल गलत है, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा। हाँ, ये बात अलग है कि वो फोन किसी गलत व्यक्ति के पास यदि गया है तो पुलिस एफआईआर करके उस प्रक्रिया की पूरी जांच कर रही है। दो बातों को एक साथ जोड़कर इस तरीके से एलन मस्क के ट्वीट के साथ रिपोस्ट करना, ये भारत के लिए, ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो वहां की भारत की संसद में बैठता है, वो यदि ऐसे भारत विदेशी व्यक्ति की बात को रिपोस्ट करता है तो यह एक बड़ी चिंता का विषय है। और ये भी ध्यान हमें, राहुल गांधी जी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यही एलन मस्क ने 7 तारीख को रात को 22 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी को जीत की बधाई दी। तो यदि एलन मस्क जी को भारत के ईवीएम सिस्टम पर किसी भी तरीके की आपत्ति होती तो वो शायद इस तरीके की बधाई देके, इतने बड़े लोकतंत्र में उनकी विजय पर एलन मस्क द्वारा बधाई दी गई और फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका जवाब भी दिया गया। उन्होंने कोड नहीं किया है इंडियन ईवीएम को, उन्होंने कोड ही नहीं किया है। कहीं भी उनके ट्वीट में इंडिया का जिक्र नहीं है। उन्होंने जो जिक्र किया है, जैसा कि जो कैनेडी है, रॉबर्ट कैनेडी, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, उनके रिट्वीट में उन्होंने जब रिट्वीट किया तब उन्होंने ये किया, लेकिन इंडिया की ईवीएम मशीन का कोई जिक्र नहीं है, उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये क्यों राहुल गांधी जी उसके पीछे पड़ रहे हैं? क्यों उसको ब्लैक बॉक्स से कनेक्ट करके पूरी दुनिया के सामने भारत में इतनी सफलता पूर्वक लोकतंत्र मजबूत हुआ है, चुनाव हुआ है, इतना बड़ा चुनाव है, दुनिया उसको देख रही है, पूरे दुनिया से ऑब्जर्वर्स आए थे, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है। ऐसे में आप एक ट्वीट को रीट्वीट करके पूरे दुनिया के सामने भारत के लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाइए राहुल जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, विलक्षण सक्सेना जी, मैं आपसे और समझना चाहूंगा इसका थोड़ा सा और, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय ईवीएम मशीनों की जो बनावट है, जो डिवाइसेस है, क्या इसी डिवाइसेस या ऐसी ही बनावट दूसरे देशों में होती है, अमेरिका में होती है, या जो अन्य देश है, डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं, क्या उनमें भी ऐसी बनावट होती है? नहीं, देखिए, ये बात सबसे गलत है। एक बात पूरी, आज ये शायद आपके देश न्यूज़ के राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, इसके माध्यम से सभी दर्शकों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो एक है, ये कई देशों में अडॉप्टेड है, दैट इज ट्रू, लेकिन कोई भी देश ओपन सोर्स या ओपन प्लेटफॉर्म के वोटिंग सिस्टम को नहीं एक्सेप्ट करता। उदाहरण समेत ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और स्पेन हो गए, और फ्रांस हो गए, यहाँ तक में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सारे डिवाइसेस कोई ओपन सोर्स डिवाइसेस नहीं है, इन द सेंस कि मशीन के अंदर जो जानकारी दर्ज की जाएगी वो मशीन के अंदर ही रखी जाएगी और मशीन से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल के
जैसे मैं आपको अभी हम पोर्टो रिको की बात कर रहे थे तो हम पोर्टो रिको का ही आपको उदाहरण देते हैं। पोर्टो रिको में जो मशीनें यूज करी गई हैं उनमें जो इरेगुलरिटीज पाई गई थी वो तब पाई गई थी जब मशीन से जो उनकी मदर मशीन है जिसमें पूरी प्रॉपर काउंटिंग को काउंट किया जाएगा उसमें ट्रांसफर करने के दौरान जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया था उसमें इरेगुलरिटीज पाई गई, जिसमें 6,000 से ज्यादा वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था और उसमें कई जगहों पे ये पाया गया कि जो कैंडिडेट्स के लिए वोट किया गया है वहां पर मौजूदा उस कैंडिडेट्स और उस पॉपुलेशन की प्रोपोर्शनिटी नहीं है वो। तो ये बात तो सब जान ले कि नई मशीनों का इस्तेमाल करके छोटे छोटे देशों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी बड़ी डेमोक्रेसी कभी भी किसी ओपन सोर्स वोटिंग सिस्टम को नहीं इस्तेमाल करती और ना ही वो इसको अप्रिशिएट करती है। बात आते हैं देखिए भारत के संबंध में। भारत के संबंध में पहली बात तो ज्यादातर दिक्कत ये होती है कि ये एक सेंसिटिव मुद्दा होता है जब हम चुनाव की पूरी प्रक्रिया को साथ में लेते हैं। तो पहली बात तो ऐसे जैसे हम विधानसभा चलती है तो स्कूल के बच्चों से लेके प्रतिनिधि लेके सब देख सकते हैं, लेकिन वोटिंग की काउंटिंग और वोटिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया होती है काउंटिंग और उसके बाद क्या कहते हैं ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंचने की जो पूरा घटनाक्रम होता है ये एक बड़ा ही क्लोज डोर है और इसे मीडिया और प्रतिनिधि गण के अलावा और ज्यादा लोग देख नहीं पाते। तो पहले ही आज मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने भी ये देखा है तो पहली बात तो हर वो कैंडिडेट जो उस ईवीएम मशीन में रजिस्टर्ड है उस सबके प्रतिनिधि वहां रहते हैं। ईवीएम मशीन का डाटा ईवीएम मशीन में ही रहता है और उसे जैसे ही वोटिंग कंप्लीट होती है पोलिंग के दिन उसी टाइम उसे सील करके स्ट्रांग रूम्स तक पहुंचाया जाता है। जब वो काउंटिंग के दिन ओपन होती हैं तो सबसे पहली चीज ये चेक करी जाती है कि सील टूटी तो नहीं है, वहां पे सील में कोई ब्रेक या कोई लीकेज या किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन की कोई चांसेस तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत उस मशीन को बदला जाता है, उसकी प्रॉपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता है, उस पोलिंग बूथ को रिकॉग्नाइज करता है, वहां रिकाउंटिंग की प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाएं होती उसको आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, ईवीएम मशीन में भारत में जब भी उसका प्रोसीजर चलता है तो होता यह है कि मशीन को ब्रेक किया जाता है, उसके प्रॉपर बटन्स को क्लिक किया जाता है और कैंडिडेट वाइज कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 ऐसे करके सीक्वेंशियली जितने भी कैंडिडेट उस पोलिंग मशीन पे रजिस्टर्ड होते हैं सबके काउंटेड नंबर्स दिए जाते हैं और एक एक करके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की हर पोलिंग मशीन के प्रॉपर नंबर्स को दोनों कैंडिडेट्स मतलब जो भी कैंडिडेट्स वहां पे मौजूद है उनके प्रतिनिधियों के सामने उसको खोला जाता है, नंबर शीटों पे लिखवाया जाता है, कोई गुंजाइश ही ना रहे। जी, कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो पहली बात तो अगर यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि भारत का इलेक्शन सिस्टम इतना अच्छा है कि उसमें चेक्स एंड बैलेंस की पूरी चांसेस है कि आप वहीं के वहीं बैठ के वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी आई थी फॉर्म 17C के संबंध में। अगर मैं शायद त्रुटि कर रहा हूँ फॉर्म के नाम पे तो गलत नहीं, फॉर्म 17C ही है वो, क्योंकि वो जब 7वें दौर की वोटिंग हो रही थी उससे पहले ये सवाल उठा था। एग्जैक्टली, तो ये फॉर्म 17C की कंट्रोवर्सी भी खत्म कर दी जाए। पहली बात तो फॉर्म 17C की जो जानकारी होती है कि एग्जैक्टली कितने वोट पोल किए गए, जो टोटल नंबर है, लोगों का ये कई राजनीतिक नेताओं का कहना था कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो पहली बात बता दे कि वहां पे बैठे उनके पोलिंग एजेंट्स को की कॉपी दी जाती है बिल्कुल, उसको पूरी कॉपी दी जाती है। तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके पास एग्जैक्टली कितने कितने वोट्स आए और इसी से हम संख्या दी जाती है। ऐसा नहीं कि बूथ बार नहीं दी जाती, बूथ बार दी जाती है कि आपको इस बूथ पर इतनी वोट मिली है। एग्जैक्टली, हर प्रॉपर हर मशीन के साथ दी जाती है। हर मशीन का अपना फॉर्म होता है, उसको कंपाइल करा जाता है डाटा और फिर उसे जारी किया जाता है। जहां तक रही बात तो ये एरर ऑफ मार्जिन। अच्छा, बेहतर चीज और मैं आपको एक चीज बताऊं, अमेरिका जैसे देशों में या जहां पर इस तरह की पूरी एक्सरसाइज की जाती है, सबसे पहला तो भारत में बढ़ चढ़ के पूरे सरकारी मुआइंदे के जितने भी मेहनतकश लोग होते हैं वो सब ये अपना ह्यूमन लेबर लगा के इसको काम करते हैं और मशीन और मानव के सामंजस्य से ही हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलता है। लेकिन अमेरिका में इस तरीके के एंगेजमेंट करना उनके इलेक्शंस को भारी तरीके से महंगा बना सकता है, जो उनकी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज वो नहीं मानते हैं। इसलिए उनका पूरा रिलायबल टेक्नोलॉजी के ऊपर रहता है। एग्जैक्टली इसीलिए पर्यवेक्षक आते हैं अलग अलग देशों से और हमारी इलेक्शन स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि किस तरह से ह्यूमन को और मशीन को एक साथ सामंजस्य रख के कोई मार्जिन ऑफ एरर ना रखते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और भोपाल में भी 7 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे, वो ये समझ रहे थे कि भारत में दरअसल चुनाव कैसे होता है। और हर वर्ष जी हर वर्ष हर चुनाव के साथ हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और बेहतर एग्जाम्पल सेट करते हैं।
तो ये दुनिया के लिए एक सीख भी है भारत के लोकतंत्र की। और जैसा कि ईवीएम मशीन के बारे में फिर से वही बात सवाल आता है, लेकिन जिस प्रकार से हम देखें कि भारतीय ईवीएम मशीनें हैं वो कस्टम डिजाइन की गई, क्योंकि दोबारा अगर यही सवाल उठा तो उसका जवाब फिर से यही होगा क्योंकि हमारी ईवीएम मशीन एक्चुअली जितने लोग ईवीएम के प्रति सवाल उठाते हैं उस सबके लिए सबसे अच्छी चीज है, और इस देश में महात्मा गांधी भी ये चीज कह गए हैं कि अंधकार का सबसे अच्छा इलाज शिक्षा होती है। तो आप लोगों को सिखा दे कि ये चीज होती कैसे है भाई, तो स्कोप ऑफ डाउट कभी रहेगा ही नहीं। आप जो एक डाउट लेके चलते हैं उसको बिल्कुल उसको अगर प्रूफ कर दें आप तो फिर तो शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। बिल्कुल। और मैं तो आज इलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि एक मैं ये मानता हूँ कि क्लास 10th के जितने स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी को सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ाया ही जाता है। एक चैप्टर क्यों ना इलेक्शन मशीनरी और इलेक्शन वोटिंग मशीनों के पूरे पैटर्न पे किया जाए, और खासतौर से लॉ के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं जो वो तो ये सब प्रोसीजर पैनलिंग सब पढ़ते ही हैं। हमेशा इलेक्शन कमीशन हर साल बुकलेट जारी करती है, कई गाइडलाइंस होती है, इन सब का पढ़ना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बार हम पढ़ लेंगे तो जिंदगी में कभी दूसरी बार हमारे जहन में वो सवाल ही नहीं उठेंगे, क्योंकि जो सवाल है वो सियासी दलों द्वारा उठाए जाते हैं। हो सकता है कि वो ईवीएम के जरिए वोट काउंट करें या वोट की राजनीति करें, तमाम प्रकार के सवाल। फिलहाल समय हमें इतनी ही इजाजत देता है, तो इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि हमारी ईवीएम मशीनें सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से जुड़ी नहीं है। हमारी ईवीएम मशीनों में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि इसे हैक करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। इंडियन ईवीएम मशीनों में फैक्ट्री प्रोग्राम्ड कंट्रोलर है जिन्हें फिर से प्रोग्राम्ड नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार जिसमें प्रोग्राम सेट किया गया उसको दोबारा से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम कहें कि भारत की जो ईवीएम है वो बिल्कुल सुरक्षित है। उस पर सवाल उठाना, किसी भी प्रकार से सवाल उठाना ये जायज नहीं हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से एलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया, जो बयान दिया, वो भारत के संदर्भ में नहीं था बल्कि वो अमेरिका के वोट के संदर्भ में था। लेकिन जिस प्रकार से भारत के नेताओं ने उस बयान को अपने भारत के संदर्भ में जोड़ा, भारत की ईवीएम मशीन के साथ में जोड़ा, वो कहीं से भी सही दिखाई नहीं देता है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।